नमस्कार, 5 की बात में आपका स्वागत है। मैं हूं अखिलेश शर्मा। संसद का शीतकालीन सत्र नजदीक आते ही किसान आंदोलन को एक बार फिर से गरमाने की तैयारी है। कल किसान नेताओं ने इसका ऐलान कर दिया है। आपको बताएं कि उनके कार्यक्रम के मुताबिक 22 नवंबर को किसानों की महापंचायत होने जा रही, जिसमें कई फैसले किए जाएंगे। 29 नवंबर से किसान हर रोज दिल्ली में संसद भवन की ओर कूच करेंगे। हर रोज 500 किसानों का जत्था संसद के लिए मार्च करेगा। किसानों का कहना है कि जहां उन्हें रोक दिया जाएगा वे वहीं बैठ जाएंगे। रास्ता उन्होंने नहीं बल्कि पुलिस ने रोक रखा है, ये किसान लगातार कहते आ रहे हैं। हालांकि एक महत्वपूर्ण बात यह भी है, जो कल बैठक हुई उसमें यह बात भी सामने आ रही है कि किसान नेता राकेश टिकैत और गुरनाम सिंह चढ़ूणी के बीच आंदोलन की दिशा को लेकर काफी मतभेद रहे और चढ़ूणी बीच बैठक से निकल आए। लेकिन सार्वजनिक तौर पर किसान संगठन ऐसे किसी मतभेद से इनकार कर रहे हैं। वैसे साल भर का होने जा रहा यह किसान आंदोलन, कई अवसर इसमें टकराव के आए हैं और कई विवाद भी खड़े हुए हैं। एक बार उन पर नजर डाल लेते हैं। सरकार के साथ इनकी 1 दर्जन से ज्यादा बैठकें हुई हैं, लेकिन वो नाकाम रही। आपको याद होगा कि इस साल 26 जनवरी को दिल्ली कूच के दौरान बड़े पैमाने पर हिंसा भी हुई। किसान लाल किले पर चढ़ गए और वहां झंडा फहरा दिया। किसान आंदोलन के बीच गुरु ग्रंथ साहब के अपमान के लिए एक शख्स की नृशंस हत्या भी कर दी गई थी और किसान नेताओं में टकराव और मतभेद की खबरें लगातार आती रही हैं। सुप्रीम कोर्ट भी सड़क बंद करने पर अपनी आपत्ति जता चुका है। आपको बताएं कि आज भी एनडीटीवी से बातचीत करते हुए राकेश टिकैत ने किसान आंदोलन के भविष्य को लेकर कई अहम बातें की हैं। उनसे बात की हमारे वरिष्ठ सहयोगी मनोरंजन भारती ने। भाई, रास्ता खुलेगा तो रास्ता जब खुला हुआ है, सरकार ने कहा कि रास्ता खुला हुआ है, तो अब रास्ता तो सरकार रोकेगी ना, पुलिस रोकेगी रास्ता। और कोर्ट ने कह रखा कि रास्ता रोक नहीं सकते, तो रास्ता फिर पुलिस रोकेगी क्यों? हम अपना बैठ जाएंगे, उसका नजदीक जाकर कहीं बैठ जाएंगे। एक तो अजय टैनी की गिरफ्तारी है, उसके खिलाफ मुकदमा दर्ज हो रहा है, उनकी बर्खास्तगी है और वहां पे पूर्ण रूप से एक दहशत वहां पे है लखीमपुर खीरी में। और जब तक ये अजय टैनी गिरफ्तार नहीं होगा, ये इस्तीफा नहीं देगा, वो दहशत पूर्ण रूप से बनी रहेगी। खरीद का एक बड़ा सवाल है पूरे प्रदेश में, धान खरीद का, वो नहीं हो पा रहा है। गन्ने के भुगतान का भी इशू है, तो ये सारे इशू वहां पर रहेंगे। तो 1 साल पूरे हो रहे हैं और संसद का सत्र भी शुरू हो रहा है, क्या तैयारियां हैं आप लोगों की? हमने तैयारी ये करी कि 22 तारीख की तो हमारी मीटिंग है लखनऊ में संयुक्त मोर्चे की। उसमें लखीमपुर खीरी वाले मामले आएंगे, धान का इशू आएगा, गन्ने का भुगतान का आएगा, जो लोकल के जो इशू रहेंगे वे रहेंगे। और ये इशू भी रहेगा जो दिल्ली में चला हुआ है हमारा मसला, ये मामला भी उसमें रहेगा। और 26 तारीख को 1 साल हो जाएगा पूरा, तो 5 स्टेट को छोड़ के उत्तर प्रदेश, हरियाणा, पंजाब, उत्तराखंड और राजस्थान, इनकी राजधानी पे प्रोग्राम नहीं होगा और पूरे देश में राजधानी में भी प्रोग्राम होंगे। ये प्रोग्राम रहेगा 26 तक। और 29 तारीख तक जब संसद शुरू होगी, 2 मोर्चों से 500 लोग जाएंगे ट्रैक्टर ट्रॉलियों में, वो दिल्ली की तरफ जाएंगे, पार्लियामेंट की तरफ जाएंगे, वहां पर जाकर बैठेंगे। तो ये प्रोग्राम रहेगा। अभी तो 3 प्रोग्राम डिसाइड हुए, हर रोज 500 लोग 2 मोर्चों से जाएंगे, टिगरी और अपना गाजीपुर जो बोल रहे किसान क्रांति गेट, यहां से लोग जाएंगे। लेकिन वो हाई सिक्योरिटी जोन है सर, वहां पे तो आपको घुसने नहीं दिया जाएगा। हम क्या घुसने जा रहे हैं, हम तो जाने जा रहे हैं, वहां पे चले जाएंगे। घुसने तो जो वैसे लोग होते हैं जो बाहर से आए विदेशी, और घुसते हैं, हम तो बता के जाएंगे। तो उसके लिए तो परमिशन लेनी होगी, परमिशन तो मिलेगा नहीं। परमिशन तो जब लेते हैं जब रास्ते बंद होते हैं, तो रास्ते खुले हुए हैं, भारत सरकार ने कहा। जी, तो फिर उसके बाद यदि नहीं घुसने दिया तो फिर तो झगड़ा होगा किसानों और पुलिस और प्रशासन के बीच में। हमारा झगड़ा नहीं होने का, हमारा जहां पुलिस रोकेगी वहीं बैठ जाएंगे।
तो अभी आपने सुना राकेश टिकैत को, लेकिन सवाल यही है कि अब यहां से किसान आंदोलन कहां जाएगा। हमारे साथ दूसरे वरिष्ठ नेता हैं जो किसान आंदोलन के, गुरनाम सिंह चढ़ूनी, वो हमारे साथ जुड़ गए हैं, अध्यक्ष हैं भारतीय किसान यूनियन के। चढ़ूनी साहब, आपका स्वागत है एनडीटीवी इंडिया पर। आपने भी राकेश टिकैत साहब को सुना होगा, लेकिन 1 साल पूरा होने जा रहा है इस किसान आंदोलन को। लगातार दिल्ली की बॉर्डर पर यह आंदोलन चल रहा है, इसके अलावा भी देश के कई हिस्सों में आंदोलन चल रहा है। आखिर कब तक किसान जो है वो इंतजार करेंगे? क्या जो तरीका अपनाया जा रहा है आंदोलन का, उससे आप सहमत हैं? देखिए, एक सब्र की सीमा होती है, हद होती है। 1 साल से हम धरनों पे बैठे हैं, सड़कों पे बैठे हैं, 700 से ज्यादा किसान मर गए और अभी तक सरकार को ये सुध नहीं आई कि उनके देश का नागरिक, उनके देश का किसान सड़क पे बैठा है, 700 से ज्यादा मर गए हैं, कोई संवेदना की नहीं जागी है। तो अब जो है फिर हमने फैसला किया है कि अब 29 तारीख को संसद कूच करेंगे। लेकिन चढ़ूनी साहब, संसद कूच करने के तो कई ऐसे संगठन है जो बार बार इस तरह का कॉल देते रहे हैं, लेकिन सब जानते हैं कि संसद कोई पहुंच नहीं पाता है। हाई सिक्योरिटी जोन है, वहां पर सुरक्षा के कड़े इंतजाम होते हैं। आपको तो बल्कि बॉर्डर भी पार नहीं करने दिया जाएगा, कम से कम पुलिस की यह कोशिश रहेगी। तो ऐसे में आप लोग क्या करेंगे? चलो जेल में ले जाएंगे, वो पकड़ के जेल में ले जाएंगे, हम तो जाएंगे, वो पकड़ लेंगे, हम जेल में चले जाएंगे, जेल में बैठ जाएंगे, वो भी आंदोलन होता है। वो तो उनकी मर्जी है, अगर वो जाने देंगे तो वहां पे बैठ जाएंगे और लगातार जब तक सेशन चलेगा तब तक रोजाना जाएंगे। और अगर वो ये है कि हाई सिक्योरिटी जोन है, वहां पे ऐसे लोग रहते हैं जिनको देश के नागरिकों से खतरा है और देश के नागरिक कोई ऐसे खूंखार हैं जो उनको नुकसान पहुंचा देंगे, तो फिर वो हमें गिरफ्तार कर लेंगे, जेल में ले जाएंगे, हम जेल में जाके बैठ जाएंगे, तब तक सेशन चलेगा, तब तक जेल में रहेंगे। लेकिन चढ़ूनी साहब, ये जो खबरें आई हैं कि कल जो बैठक हुई, इसमें जो ये तरीका अख्तियार किया गया कि 500 किसान जो है वो ट्रैक्टर लेकर के जाएंगे, इस तरीके से सुना है कि आप सहमत नहीं थे। आपको लगता था कि ये तरीका ठीक नहीं है, बल्कि अब तो समय आ गया है कि सारे किसानों को संसद भवन की ओर कूच करना चाहिए एक साथ। देखिए, मीटिंग में सहमति असहमति ये एक आम बात होती है। किसी भी मीटिंग को, कोई चाहे परिवार में भी कोई राय करनी हो, सहमति असहमति बनी रहती है। ये अंदर की बातें होती हैं, ये बाहर की बातें नहीं होती। मीटिंग में तो हो सकता है हम बैठ के लड़ते भी हों, लेकिन बाहर का जो हमारा आंदोलन है, आंदोलन तो हम सबका इकट्ठा है ना। लेकिन इस तरह के नारे लगना, राकेश टिकैत के खिलाफ आपके ग्रुप के लोग नारे लगा रहे थे कि ये सरकारी किसान है, सरकार के एजेंट है, ये क्या नारे लगाना किसानों की एकता के लिए ठीक है? हमारे ग्रुप के किसी आदमी ने नारे नहीं लगाए, और वो आम लोग कोई हो सकते हैं नारे लगाने वाले। हमारे ग्रुप के लोगों ने जो है, मतलब अगर ये कहना चाहते हैं कि वो टिकैत के खिलाफ थे, टिकैत के खिलाफ नारे लगा रहे थे, ऐसा कुछ नहीं है। हमारा आंदोलन हमारा इकट्ठा है। लेकिन ऐसा माना जा रहा है कि जो हरियाणा के किसान हैं जो लगातार इस आंदोलन में टिके हुए हैं, उनकी बात नहीं मानी जा रही है और इस आंदोलन को हाईजैक कर लिया है दूसरे क्षेत्र के किसानों ने। और ऐसा माना जा रहा है कि इस आंदोलन को अब जाति के आधार पर बांटने की कोशिश की जा रही है। देखिए, बीजेपी तो जातिवादी धर्मवादी हमेशा से रही है, उस पर बांटने की कोशिश करती है, लेकिन परमात्मा ने इस आंदोलन को अभी तक बचाया हुआ है और आंदोलन अच्छा चल रहा है, बढ़िया चल रहा है। और उम्मीद है कि हम इस आंदोलन को जरूर जीतेंगे और हम इकट्ठे जो है वो काम कर रहे हैं। कोई फ्रैक्शनबाजी आपस में नहीं है, वो किसी ने गलतफहमी है कहीं जहां भी। ठीक है चढ़ूनी साहब, दूसरी बात आपके बारे में कही जाती है कि आप खुद ये चाहते हैं कि जो पंजाब के विधानसभा चुनाव आने जा रहे हैं, इसमें किसानों को चुनाव मैदान में उतरना चाहिए ताकि दूध का दूध पानी का पानी हो सके, सरकार को भी दिखाया जा सके कि किस तरह से किसानों का समर्थन इस आंदोलन को मिला हुआ है। और लोकतंत्र में सबसे अच्छा तरीका यही होता है कि चुनाव लड़ करके ही आप अपनी बात कह सकते हैं। हाँ, ये मेरी विचारधारा है। संयुक्त मोर्चे की विचारधारा अभी तक ये नहीं बनी है और मेरी विचारधारा ये है कि एक साल हो गया बैठों को और 700 से ज्यादा मर गए हैं। अब इससे बड़ा आंदोलन और इससे कड़ा आंदोलन और क्या हो सकता है? अगर इतने पे भी सरकार नहीं मानी तो फिर और आगे क्या उम्मीद कर सकते हैं? और अगर 5 जून 2000 से पहले की भी स्थिति लाएं, ये कानून वापस भी हो जाएं, तो भी हम ये कानून लागू होने से पहले कोई किसान सुखी नहीं था। उसके पहले भी पिछले 20 सालों में 3.5-4 लाख किसान सुसाइड कर चुके हैं आर्थिक तंगी के कारण, कर्जे के से दब के। तो किसान की हालत ही माड़ी है और जो किसान को लूटा गया है या पूरे देश के आम नागरिक को लूटा गया है और
कंपनियों के हवाले देश को किया जा रहा है, ये कोई अंग्रेज नहीं कर रहे हैं। अब अंग्रेजों का राज नहीं है। अब हमारे देश के सड़कों पर भी आपने आंदोलन करके देख लिया, उस पर आपको अपना नतीजा नहीं मिला, तो क्या आप चाहते कि चुनाव की लड़ाई भी लड़ी जाए? क्या आप चुनाव लड़ना चाहते हैं? जी बिल्कुल बिल्कुल, मेरी जो राय है वो चुनाव बिल्कुल लड़ना चाहिए और शुरुआत पंजाब से करनी चाहिए। और एक बात मैं स्पष्ट कर देना चाहता हूं कि मैं चुनाव नहीं लड़ रहा हूं पंजाब से, लेकिन पंजाब के जो लोग हैं, जो बुद्धिजीवी समझदार, उनको सबको इकट्ठा करके और उनकी पार्टी बनवा के उनको चुनाव लड़वाएंगे। सारी रवायती पार्टियां जो है, जो परंपरागत पार्टियां हैं, उनका पूरा बहिष्कार पंजाब से करवाएंगे और नए चेहरे जो है वो किसान पक्ष के, मजदूर पक्ष के, उनको चुनाव में उतारेंगे। और अगर उनकी सरकार तो इसमें तो मॉडल पेश, अगर इसमें आप बुद्धिजीवियों को, किसान नेताओं को अगर आप समर्थन देने की बात कह रहे हैं, तो अभी तो कैप्टन अमरिंदर सिंह जो कि पूर्व मुख्यमंत्री पंजाब के, वो भी कह रहे हैं कि वो भी अपनी एक अलग पार्टी बनाएंगे। क्या आप उनको भी समर्थन दे सकते हैं, या अन्य जो नेता हैं उनकी समर्थन किसी को देने की बात हमने नहीं की है। हमने सबको इकट्ठा करने की, जो पंजाब के बुद्धिजीवी, आंदोलनकारी, समझदार, समाज सेवी, इन सबको इकट्ठा करेंगे जो देश की चिंता रखते हैं, जिनके मन में राजनीतिक लालसा ना होने की बजाय सेवा भाव हो। जी, एक दूसरा प्रश्न करेंगे। और जी दूसरा प्रश्न चरौनी साहब, उत्तर प्रदेश को लेकर के, चूंकि राकेश टिकैत जो है काफी ज्यादा सुर्खियों में रहते हैं और उत्तर प्रदेश का चुनाव भी सिर पर खड़ा है। लखीमपुर खीरी में जो घटना हो, इसके बाद यह कहा गया कि राकेश टिकैत ने वहां पर बहुत जल्दी हथियार डाल दिए, जो किसानों को न्याय दिलवाना चाहिए था उसमें उन्होंने अपने कदम बहुत जल्दी पीछे खींच लिए। क्या आप इस बात से सहमत हैं? देखिए, ये तो उनको पता होगा, मैं वहां पे नहीं था और मेरे को तो वहां पे जाने नहीं दिए गए। मेरे को उसी दिन मेरठ में गिरफ्तार कर लिया गया था और उसके 2 दिन बाद जाने की कोशिश की थी, तो भी रात को 1:30 बजे मेरे को रास्ते में रोक लिया गया था और वेशभूष बदल के बहुत मुश्किल से आगे तक पहुंच पाया था। तब तक वहां से मेला बिछड़ चुका था और इसका तो राकेश जी को पता होगा, उसके बारे में कोई टिप्पणी नहीं करना चाहता। लेकिन हाँ, हम 14 तारीख को अपने ग्रुप की तरफ से और कुछ और ग्रुप साथ में है, जो किसान मजदूर एक फेडरेशन बनाई है, किसान मजदूर फेडरेशन, उसमें 25-30 संगठन इकट्ठे हैं तो अलग अलग राज्यों से। तो हम एक रैली कर रहे हैं किसान न्याय पंचायत खीरी में, पीलीभीत में पूर्णपुर के पास में एक न्याय किसान महापंचायत कर रहे हैं 14 तारीख को। ठीक है। और उसमें भी हम सरकार से मांग करेंगे कि जो न्याय है वो किसानों को मिले, जो किसानों को मारने वाले, कुचलने वाले हैं। और अब तो ये भी रिपोर्ट आ गई है कि उनकी रिवाल्वर से गोलियां चली हैं, ये भी रिपोर्ट आ गई है। तो मंत्री जो है उसको गिरफ्तार करें और जो बाकी के लोग दोषी हैं उनको भी पकड़ें। और जो किसान पकड़े गए हैं, उन सब 4 किसान वहां पे पकड़ लिए गए हैं, तो उन 4 किसानों को जो है वो रिहा करें। उनका कसूर नहीं है, वो किसी के घर पे किसी को मारने नहीं गए हैं। तो एक अंतिम प्रश्न है चरौनी साहब आपसे, आपने कहा कि पंजाब में आपकी इच्छा है कि जो इंडिपेंडेंट लोग हैं वो साथ आए, चुनाव मैदान में उतरे। क्या आप चाहते हैं कि उत्तर प्रदेश में भी वैसा ही हो? जी बिल्कुल वैसा होना चाहिए। जो मेरी अपनी राय, निजी राय जो है, मैं एसकेएम की बात नहीं कर रहा हूं, लेकिन मेरी जो निजी राय है वो ये है कि अच्छा ये हो कि पूरे देश में जहां जहां भी चुनाव है वहां पे किसानों को अपने आदमी खड़े करने चाहिए और अपने आदमी खड़े करके इलेक्शन लड़वाए। बीजेपी का विरोध कर भी देंगे, बीजेपी हार जाएगी। तो हम हरियाणा में उदाहरण दे रहे हैं कि भजन लाल ने किसानों पे गोली चलाई थी, कांग्रेस का था, और उसको हमने विरोध किया था चुनाव में, उसको हरा दिया था। बंसीलाल की सरकार आई थी, उसी मुद्दे के ऊपर बंसीलाल ने फिर गोली चलाई थी, फिर बंसीलाल का विरोध किया था, उसको हराया था। फिर उसी मुद्दे पे चौटाला ने गोली चलवाई थी। तो सत्ता जो ये राजनीतिक चेहरे हैं, ये बदलना समस्या का हल नहीं है। मोदी भी बदला था कि कांग्रेस से बहुत दुखी है, तो फिर क्या हमारी समस्या का हल हो गया और बढ़ गई? तो ये हल नहीं है। हल ये है कि जहां कानून बनते हैं वहां अपने आदमी बिठा दो, और बिठा सकते हैं। अब यूपी का अगर मैं उदाहरण आपको दूं, 8.5 करोड़ वोट है किसानों की जिनके नाम जमीन है। लेकिन ये आपकी जो बात है, आपका जो सुझाव है, इस पर आपके बाकी साथी सहमत नहीं है? नहीं, बाकी सहमत नहीं है, पर मैं उदाहरण देता हूं आपको कि 8.5 करोड़ वोट है उत्तर प्रदेश में किसानों की, और 3.5 करोड़ से सरकार बनी हुई है। तो किसान अपनी सरकार क्यों नहीं बना सकते? और अगर किसानों की सरकार बन जाए तो फिर कलम उनके हाथ में होगी।
फिर जो हमारे ये कारोबार कंपनियों को दे रहे हैं उसका उल्टा हो सकता है, कंपनियों का कारोबार सरकारी किया जा सकता है। ठीक है, शुक्रिया आपका गुरनाम सिंह तरोनी साहब। आपसे एनडीटीवी इंडिया से बातचीत करने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद। समझाने के लिए विस्तार से कि किसान आंदोलन की आने वाले समय में क्या भूमिका होने जा रही है। 1 वर्ष का कार्यकाल पूरा होने जा रहा है इस आंदोलन का, और ऐसे में जाहिर सी बात है कि किसानों के भीतर जो एक तरह की निराशा, हताशा है वो भी बढ़ने लगी, और शायद इसीलिए फैसला किया गया है कि इस आंदोलन को आने वाले समय में ज्यादा तेज किया जाए। बहुत बहुत शुक्रिया आपका। एनडीटीवी इंडिया पर वक्त है एक ब्रेक का। छठ पूजा में कुछ देर बाद डूबते सूर्य को अर्घ दिया जाना है, लेकिन दिल्ली में यमुना नदी झाग से भरी हुई है। श्रद्धालु पिछले 2 दिनों से इसी प्रदूषित पानी में आस्था के कारण डुबकी लगा रहे हैं। इधर आज दिल्ली सरकार ने यमुना के जहरीले झाग की सफाई के लिए 15 नाव लगाई। इन नावों के जरिए झाग को हटाया जा रहा है। मेरा सवाल यही है, अगर अरविंद केजरीवाल 2 महीना पहले इसकी चिंता करते कि दिल्ली में कहां पर सारे इंतजाम करके सारे प्रोटोकॉल को ध्यान में रखते हुए इस पूजा को कराई जानी चाहिए, तो पूजा आराम से हो सकती थी। मगर वो पंजाब उत्तरांचल में सब जगह जाके राजनीति कर रहे हैं। दिल्ली में कोई दिवाली कैसे मना रहे हैं, छठ पूजा कैसे मनाई जा रही है, इस बात की चिंता नहीं कर रहे। तो पूरे दिल्ली में आज जहां पर भी एमसीडी के पार्क हैं, डीडीए के पार्क हैं, सब जगह छठ पूजा की परमिशन दी गई है। सब जगह गड्ढे खोदकर वहां पे अपना पक्का छठ घाट बनाकर वहां पे पूजा हो रही है। जो दिल्ली सरकार का स्थान है और जो दिल्ली का सबसे पुराना छठ स्थान है, वहां पर पूजा नहीं हो रही है। मेरा तो यही सवाल है कि दिल्ली सरकार क्यों नहीं परमिशन दे रही और हमको यहाँ पे रोका जा रहा है। दिल्ली में पिछले कुछ दिनों से लगातार यमुना में झाग की तस्वीरें आ रही थी और चर्चा का विषय बनी हुई थी। आज छठ है, छठ का त्योहार है, छठ महापर्व है और शाम को अस्त होते हुए सूर्य को अर्घ्य दिया जाएगा। ऐसे में दिल्ली सरकार ने इन झाग को हटाने के लिए 2 तरह के इंतजाम किए हैं। पहला, मैं अभी यहाँ कालिंदी कुंज में हूँ, यहीं पर लगातार यहाँ पर झाग बन रहे थे यमुना में और चर्चा हो रही थी। तो इनको हटाने के लिए दिल्ली सरकार ने पहला तो ये देखिए यहाँ पर बोट्स की तैनाती की है। बोट्स लगातार यहाँ पर नदी में घूम रही हैं और क्योंकि ये बोट लगातार घूम रही है इस वजह से यहाँ पर झाग जो हैं आज कुछ कम नज़र आ रहे हैं। असल में बात यह है कि यहाँ पर ओखला बैराज है और ओखला बैराज से पानी जैसे हाइट से नीचे गिरता है तो उसमें झाग बनते हैं। अब पानी चाहे कहीं से भी आ रहा हो, चाहे पानी वो दिल्ली से आ रहा हो, चाहे वो हरियाणा से आ रहा हो, चाहे वो यूपी से आ रहा हो, पानी तो पानी है। तो पानी जो यहाँ से बैराज से ऊंचाई से गिरता है तो यहाँ पर झाग बनते हैं। तो झाग लगातार बन रहे थे, चर्चा का विषय बने हुए थे। तो अब ये देखिए बोट्स घूम रही हैं और इनको कुछ हद तक कामयाबी मिलती हुई दिखाई दे रही है। आज यमुना में झाग कम दिखाई दे रहे हैं। दूसरा, ये देखिए प्रेशर से पानी मारकर, ये जल बोर्ड के टैंकर हैं, प्रेशर से पानी मारकर यहाँ पर यमुना को जो है झाग मुक्त करने की कोशिश चल रही है। दरअसल जैसा कि मैंने बताया पिछले कुछ दिनों से लगातार ये जो झाग हैं यमुना में चर्चा का विषय बने हुए थे, क्योंकि दिल्ली सरकार ये कह रही थी कि यूपी और हरियाणा की जो बीजेपी सरकारें हैं उनको दोष दिया जाना चाहिए कि आखिर यमुना के अंदर वो गंदा पानी क्यों छोड़ रहे हैं। तो केंद्र सरकार जो है कल उन्होंने मोर्चा संभाला और जो केंद्रीय जल शक्ति मंत्री हैं गजेंद्र सिंह शेखावत, उन्होंने दिल्ली सरकार पे हमला किया है और ये कहा है, हालांकि उन्होंने ये नहीं कहा कि यूपी और हरियाणा का पानी नहीं है, लेकिन उन्होंने दिल्ली सरकार पे ही पलटवार किया है और ये कहा है कि जो दिल्ली के अंदर, जो दिल्ली का ही पानी, गंदा पानी जो है यमुना के अंदर जा रहा है, क्या वो भी यूपी हरियाणा ने ही यमुना के अंदर डाला है? क्या जो सीवेज ट्रीटमेंट प्लांट देरी से चल रहे हैं, जो उनकी कंस्ट्रक्शन देरी चल रही है, क्या वो भी यूपी और हरियाणा ने ही की है? क्या यूपी और हरियाणा यमुना में साफ पानी छोड़ रहे होंगे? जवाब है नहीं। क्या दिल्ली यमुना में साफ पानी छोड़ रही है? नहीं। तो ऐसे में दोषारोपण करने का कोई मतलब ही नहीं है, बल्कि ज़रूरत है कि जिम्मेदारी उठाई जाए और यमुना को साफ किया जाए और समन्वय बनाया जाए सभी राज्य सरकारों के बीच में, केंद्र और राज्य सरकारों के बीच में, ताकि जिस नदी की वजह से हमारा अस्तित्व है उस नदी के अस्तित्व को हम बचा सकें। वरना झाग तो हटाए जा सकते हैं लेकिन पानी तो फिर भी गंदा ही रहेगा। दिल्ली के कालिंदी कुंज से अपने कैमरा सहयोगी संजय कौशिक के साथ मैं शरद शर्मा, एनडीटीवी इंडिया।
हमारे सहयोगी शरद शर्मा हमारे साथ जुड़ रहे हैं ताज़ा जानकारी के लिए। शरद, हमने अभी आपकी रिपोर्ट देखी, आपने बिल्कुल सही कहा कि झाग तो हटाया जा सकता है, लेकिन जब तक पानी जहरीला रहेगा तब तक झाग हटाने की कवायद का कोई मतलब नहीं है। चाहे सजावटी सफाई आप कितनी ही कर लीजिए, लेकिन ये सिर्फ कैमरों के लिए सफाई होगी, नदी की सफाई इससे नहीं हो सकती। आपसे दो प्रश्न हैं। एक तो यही है कि अभी छठ की वहां पर क्या स्थिति है, क्या पूजा करने दी जा रही, क्योंकि इस तरह की खबरें भी आई थी कि सरकार ने आदेश दिया कि कुछ घाट पर छठ की पूजा नहीं हो सकती है। और दूसरा वही कि झाग को लेकर क्या स्थिति है। देखिए, ये डीडीएमए का पहले से ही आदेश था कि इस बार यमुना में छठ नहीं मनाई जाएगी, क्योंकि कोरोना की समस्या थी। ये आशंका थी कि कोरोना जो है वो सीवर के पानी तक में जो है सर्वाइव कर जाता है उसका वायरस। तो संभावना है कि अगर नदी में बड़ी संख्या में लोग घाट पर मनाएंगे छठ का त्योहार तो ये वायरस और फैल सकता है। तो इसलिए इजाजत ये दी गई डीडीएमए की तरफ से कि लोग जो चिन्हित साइट्स हैं, जो सोसाइटीज हैं, जो पार्क हैं या जो तालाब हैं, वहां पर इनको मनाएं। यमुना नदी में या फिर यमुना नदी में मिलने वाली किसी भी नहर में इस बार जो है छठ मनाने की इजाजत नहीं दी गई। दूसरा, जो आपने झाग की बात की, थोड़ा बहुत आप नाव घुमा लीजिए, थोड़ा बहुत आप छिड़काव कर लीजिए, थोड़ा बहुत कुछ और भी कर लेंगे, इससे ये झाग छटने वाले नहीं है। झाग छट भी जाएं तो भी पानी साफ होने नहीं वाला है, क्योंकि पानी कोई ऐसा तो है नहीं कि आपने 1 लीटर 2 लीटर 10 लीटर पानी साफ करना है। ये पूरी नदी साफ करने की बात है। तो जब तक कई सालों के परिश्रम के बाद या जो सीवेज ट्रीटमेंट प्लांट हैं जब तक वो बनके तैयार नहीं हो जाएंगे, वहां पर काम शुरू नहीं हो जाएगा, तब तक हम ये जो तस्वीरें हैं जो अभी चर्चा में आई हैं, लेकिन हर कुछ महीने में हमें देखने को मिलती रहती हैं, ये तस्वीरें हमें देखने को मिलती रहेंगी। लेकिन फिलहाल अब डूबते सूर्य को अर्घ्य देने का समय हो गया है। मैं इस किदवई नगर में हूं और इन तस्वीरों के साथ ये जो यहाँ पे छठ मनाई जा रही है, इन तस्वीरों के साथ अपनी बात को खत्म करता हूं, क्योंकि ये जो छठ मनाई जा रही है यहाँ पर सच में इन लोगों को इस राजनीति पर, जो छठ पर राजनीति हो रही है, इससे कोई मतलब नहीं है। 2 साल के अंतराल के बाद 2020 में सार्वजनिक रूप से छठ नहीं मनाई जा सकी, लेकिन इस बार सार्वजनिक रूप से लोग अपनी सोसाइटी में या अपनी कॉलोनी में, जहां सरकार ने इजाजत दी है, वहां पर इस बार छठ मना रहे हैं और खुशी जो है वो लोगों के चेहरे पर इस बार दिखाई दे रही है सार्वजनिक छठ की। शुक्रिया शरद आपका इस तमाम जानकारी के लिए। बहुत बहुत धन्यवाद आपका बताने के लिए कि लोग बड़े उत्साह के साथ छठ मनाने के लिए निकले हैं। हालांकि वो इस बात को लेकर मायूस जरूर हैं कि जो यमुना नदी में उनको देनी थी, सूर्य को अर्घ्य देना था, वो काम नहीं हो पा रहा है क्योंकि सरकार की भी बंदिश है और साथ ही साथ यमुना की जो स्थिति वो भी ठीक नहीं दिखाई दे रही है। बहुत बहुत शुक्रिया आपका। फिलहाल एक ब्रेक। पंजाब के फिरोजपुर में अकाली दल के उम्मीदवार गुरु हरसाय वरदेव सिंह ने दावा किया है कि एक कार्यक्रम के दौरान उनके काफिले पर हमला हुआ। ये तस्वीरें बता रही कि वहां पर खासा हंगामा भी देखने को मिला। ये फिरोजपुर की घटना है जहां पर कि अकाली दल के उम्मीदवार हैं गुरु हरसहाय वरदेव सिंह। वो यहां पर एक कार्यक्रम में गए थे और वहां पर उन्होंने दावा किया कि उनके काफिले पर इस कार्यक्रम के दौरान हमला किया गया। आप तस्वीरों में देख सकते हैं कुछ लोग जो है हाथों में काला झंडा लिए खड़े हैं, जिन्हें पुलिस तितर बितर करने की कोशिश कर रही है। अभी अभी सूर्यास्त हुआ है और छठ का पहला अर्घ्य भी पड़ गया है। हम आपको पटना की सीधी तस्वीरें दिखा रहे हैं। ये शायद अपने ढंग से अकेला त्योहार है जिसमें डूबते हुए सूर्य की भी उपासना की जाती है और उगते हुए सूर्य की भी। छठ मूलतः पूर्वांचल का त्योहार है जो आज लगभग पूरे देश में मनाया जाने लगा है। इसे लोक आस्था का पर्व भी कहते हैं। इस दिन नदियों, झीलों, तालाबों के किनारे छोटे छोटे घाट बनाकर सूर्य को अर्घ्य दिया जाता है। कहा जाता है कि यह पंडितों के पतरे का त्योहार नहीं है, आंचल के गीतों का है। इस गीत को, इस आस्था को आप यहाँ कई स्तरों पर महसूस कर सकते हैं।
ये पटना के घाटों की सीधी तस्वीर आप देख रहे हैं, जहां पर कि भारी भीड़ दिखाई दे रही है। कुछ देर पहले ही बिहार के मुख्यमंत्री नीतीश कुमार ने यहां का निरीक्षण किया था, छठ के तमाम घाटों का निरीक्षण किया था, वहां की व्यवस्था जो हुई है उनका जायजा लिया था। और अब वहां पर श्रद्धालु भारी संख्या में उमड़ पड़े हैं डूबते हुए सूर्य को अर्घ्य देने के लिए।